ये माउस मैंने मार्केट से खरीदा है और मार्केट में दुकानदार को मैंने बोला कि इस माउस के बिल में मेरे नाम के साथ मेरे भाई का भी नाम डाल देना, ताकि मेरी मृत्यु के पश्चात अगर इस माउस में किसी प्रकार की कोई खराबी हो जाती है तो इसको रिपेयर कराने का जिम्मा उसको मिल सके और साथ ही साथ वारंटी को भी क्लेम कर सके। देखो ये ऐसी परिस्थितियां पूरे भारतवर्ष में है, खास करके अकाउंट को लेकर, जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उसको लेकर, क्योंकि बैंक अकाउंट में नॉमिनी को डालना अनिवार्य हो गया है और इसका 31 मार्च तक का डेडलाइन था। हालांकि इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा क्योंकि बैंक अकाउंट रोज खुलते हैं और बहुत सारे बैंक अकाउंट रोज बंद भी हो जाते हैं। लेकिन बैंक अकाउंट का एक नॉर्म्स है कि आपको वहां पर नॉमिनी डालना ही पड़ेगा। लेकिन बात यहां पर आके अटकती है, क्या अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में क्या नॉमिनी उस अकाउंट के पैसे को क्लेम कर सकता है? जितने भी पैसे हैं, चाहे तो वो एफडी हो या फिर उस अकाउंट से रिलेटेड कोई म्यूचुअल फंड हो या फिर किसी भी प्रकार का एसेट उस अकाउंट से रिलेटेड है, तो क्या एक नॉमिनी उस अकाउंट होल्डर के पैसे को क्लेम कर सकता है या किसी भी एसेट को क्लेम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? सवाल यहां बहुत गहरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए आपसे ये भी गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। आपके एक लाइक से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलो बात करते हैं, क्या एक डिसीज्ड अकाउंट होल्डर का मनी क्लेम एक नॉमिनी कर सकता है? डिसीज कहने का मतलब कि जो अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई है उसके मनी को क्या कोई नॉमिनी उसके पैसे को क्लेम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? चलो इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एक रामनाथ नाम का एक व्यक्ति है जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है। उसने एक अकाउंट खोल रखा है, उस अकाउंट में उसने काफी ज्यादा एफडीज कर रखे हैं, बहुत ज्यादा पैसे भी हैं उसमें, और उसमें नॉमिनी के रूप में अपनी मां को नाम पर रखा है। लेकिन उसकी उम्र जो है, जब अकाउंट उसने खोला तो उम्र उसकी 22 वर्ष थे, लेकिन कुछ सालों के बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसके बच्चे भी होते हैं और नॉमिनी के रूप में मां ही वहां पे रह जाती है। तो लेकिन कभी भी शादी के बाद उसने नॉमिनी को वहां से नहीं हटाया और मां का नाम जस का तस वैसे का वैसा ही वहां पड़ गया। लेकिन कुछ सालों के बाद उसको हो जाता है कैंसर और उसकी हो जाती है मृत्यु। तो वैसी परिस्थिति में अब बात आती है कि आखिर उस अकाउंट के मनी को क्लेम कौन करेगा? क्या उसकी बीवी करेगी, क्या उसके बच्चे करेंगे, या फिर उसकी मां ही राइटफुल ऑनर है? तो अब हम इस चीज को जानते हैं कि क्या एक नॉमिनी किसी भी डिसीज्ड अकाउंट होल्डर के मनी को क्लेम कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? तो इसका जवाब है ना। आप अगर किसी भी अकाउंट में नॉमिनी के रूप में हो तो आप उसके अमाउंट को क्लेम नहीं कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा शेयर जरूर मिल सकता है। देखो, नॉमिनी को केयर टेकर के रूप में रखा गया है और ये मेरा कहना नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉमिनी इज वन द केयर टेकर टू हैंड ओवर द ऑल द एसेट्स ऑफ द बैंक अकाउंट टू द लीगल राइटफुल ऑनर। क्या कहते हैं? जो लीगल राइटफुल ऑनर है उसको वो प्रॉपर्टी वो सुपुर्द करने के लिए नॉमिनी को सिर्फ केयर टेकर के रूप में रखा गया है। इसके लिए बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं और साथ ही साथ हाई कोर्ट के भी कुछ जजमेंट हैं। कुछ जजमेंट पर हम नजर डालते हैं और बात करते हैं कि उस जजमेंट में किस चीज के बारे में कहा गया है। इस जो मैंने अभी को बताया कि केयर टेकर के रूप में बताया गया था, उस चीज के लिए उस जजमेंट में बताया गया। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहला जो रूलिंग आया था वो वर्ष 1968 में आया था। कौन सा रूलिंग था वो, उस चीज को जानते हैं। सरबत दी भल्ला वर्सेस महाराज बहादुर सिंह 1968। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड्स ए नॉमिनी डज नॉट बिकम द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, दे होल्ड द एसेट इन द ट्रस्ट ऑफ द लीगल ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। फिर दूसरा जो जजमेंट आया है वह 2006 का है, दिल्ली हाई कोर्ट का है। श्रीमती सरस्वती देवी वर्सेस श्रीमती उमावती देवी एंड अदर्स। इसमें कहा था कि नॉमिनी ओनली मींस द नॉमिनी कैन रिसीव द मनी बट द लीगल ओनरशिप स्टिल गोज द लीगल ईयर्स अंडर द सक्सेशन ऑफ लॉ। इसमें यही कहा गया था कि नॉमिनी जो है वो रिसीव कर सकते हैं, लेकिन नॉमिनी को रिसीव करने के बाद वो पैसे पूर्ण के पूर्ण नहीं बन जाएंगे। ये सक्सेशन के आधार पर मिलेगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास लीगल ईयर के बारे में बताया गया है। तो अगर किसी डिसीज्ड पर्सन का अगर कोई पैसा है तो उसको
स्टेट के रूप में माना जाएगा। ESTAT, स्टेट मतलब उसकी जो संपत्ति होती है, पूरी संपत्ति में उस पैसे को भी जोड़ा जाएगा और सिर्फ जो फर्स्ट क्लास लीगल ईयर है अभी उसी चीज को वही लोग उसको क्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास लीगल ईयर में पति पत्नी माँ बाप ये लोग आते हैं तो वो लोग इसको क्लेम कर सकते हैं, लेकिन भाई वहां पे डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकता है। इस चीज को भी आप याद यहां रखो। तो अब दूसरा जो उसमें जजमेंट आया है वो है रामचंद्र तलवार वर्सेस देवेंद्र कुमार तलवार, 2010 में है, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। इसमें कहा था द नॉमिनी इज नॉट द बेनिफिशियरी, ही इज द सिंपल द रिसीवर ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूटमेंट ऑफ द लीगल ईयर्स। इसमें कहा गया था कि नॉमिनी जो है वो बेनिफिशियरी है और जो सिंपल रिसीवर है, और ये जो है लीगल ईयर्स के बीच में जितने नॉमिनी के जितने भी पैसे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसके आधार पर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नॉमिनी का लेकर डिस्प्यूट अगर आपके पास है और बैंक में काफी ज्यादा अमाउंट है तो वैसी परिस्थिति में आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है, क्योंकि वहां मैटर है एफडी का, वहां है आपका मैटर म्यूचुअल फंड का, वहां मैटर है आपका सेविंग अकाउंट का। अगर बहुत ज्यादा पैसे है, 5 लाख से ऊपर का है, तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और राइटफुल लीगल ईयर के तौर पर आपको वहां पर क्लेम करना पड़ेगा। जो नॉमिनी है वहां पे भी वो क्लेम कर सकते हैं। अगर फर्स्ट क्लास लीगल ईयर में माता आती है तो वो भी वहां पे वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते। लेकिन सेकंड क्लास लीगल ईयर, अगर फर्स्ट क्लास लीगल ईयर के रहते सेकंड क्लास लीगल ईयर को वहां पे नॉमिनी के रूप में रख दिया गया है, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सबसे पहले फर्स्ट क्लास लीगल ईयर को वहां पर मिलेगा और केयर टेकर के रूप में आपको थोड़ा सा अमाउंट वहां पे दिया जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और नॉमिनी को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है इसके बारे में भी जानकारी मिल गई होगी। चलो आगे भी मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस में, और लॉ से रिलेटेड ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पर आते रहती है। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।